जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 11th फिजिक्स हिंदी मीडियम एनसीईआरटी बुक के 3rd चैप्टर सरल रेखा में गति यानी मोशन इन स्ट्रेट लाइन के आंकिक प्रश्न में हम लोग प्रश्न 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10 को देखने जा रहे हैं। ये इस चैप्टर के जितने भी आंकिक प्रश्न हैं ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इनको आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना होगा। आप अपनी बुक खोल लीजिए और क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया हुआ है, कोई खिलाड़ी किसी गेंद को 29.4 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक चाल से फेंकता है। देखिए, कोई खिलाड़ी है जो किसी गेंद को ऊपर के तरफ, तो ऊपर के तरफ यानी ऊर्ध्वाधर हो जाएगा, तो ऊपर के तरफ और ऊपर के तरफ फेंक रहा है किस वेग से, तो 29.4 मीटर पर सेकंड की वेग से ऊपर के तरफ फेंक रहा है। तो जानते हैं जिस वेग से किसी पिंड को ऊपर की तरफ फेंका जाता है ये उसका प्रारंभिक चाल होता है। तो प्रारंभिक चाल आपको दिया हुआ है 29.4 मीटर पर सेकंड। तो देखिए, पूछा जा रहा है, अब इसमें ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा जा रहा है गेंद के ऊपर की गति के दौरान त्वरण की दिशा क्या होगी। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, जब पिंड पृथ्वी से ऊपर जा रहा होता है या ऊपर से नीचे आ रहा होता है, यानी जब कोई पिंड पृथ्वी तल से ऊपर होता है ना, तो उसके ऊपर गुरुत्वीय त्वरण काम करता है और गुरुत्वीय त्वरण की जो दिशा होती है वह ऊर्ध्वाधरतः नीचे के तरफ होती है। तो पहले प्रश्न का जवाब यही होगा कि गेंद के ऊपर की गति के दौरान त्वरण की दिशा नीचे के तरफ होगी, ऊर्ध्वाधरतः नीचे के तरफ होगी। तो ये पहले पार्ट का आंसर रहा। अब इसके बाद दूसरे पार्ट में देखें आपसे क्या पूछा जा रहा है। इसके गति के उच्चतम बिंदु पर, देखिए ये उच्चतम बिंदु है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जब किसी पिंड को ऊपर की तरफ फेंका जाता है ना, तो वह पिंड जैसे जैसे ऊपर जाता है उसका वेग घटता जाता है, और जब वह पिंड उच्चतम बिंदु पर पहुंच जाता है तो उच्चतम बिंदु पर जाने के बाद उसका वेग 0 हो जाता है और वहां फिर क्षण भर के लिए रुकता है और फिर वापस लौटने लगता है। जब वो वापस लौटने लगता है ना, तो उसका वेग धीरे 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 बढ़ता जाता है और जिस बिंदु से, जिस वेग से उसको ऊपर के तरफ फेंका गया होता है, उस बिंदु से वह उसी वेग से क्रॉस करते हुए नीचे जाता है। तो आपसे पूछा जा रहा था इसके गति के उच्चतम बिंदु पर गेंद का वेग। तो उच्चतम बिंदु पर जो वेग होता है उस वेग को हम अंतिम वेग कहते हैं और उच्चतम बिंदु पर वेग 0 होता है। और याद रखे रहिए, उच्चतम बिंदु पर भी जो त्वरण काम करेगा वो गुरुत्वीय त्वरण होगा। तो आपसे पूछा जा रहा था कि गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा। तो एक बात आप याद रखे रहिए कि जब पिंड उच्चतम बिंदु पर होता है तो गुरुत्वीय त्वरण की दिशा नीचे की तरफ होती है। और यही हम आपको बता दें,
हम आपको ये बता दें कि गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे के तरफ ही काम करता है, क्योंकि यह त्वरण पृथ्वी के कारण लगता है और पृथ्वी नीचे के तरफ है, तो गुरुत्वीय त्वरण हमेशा नीचे के तरफ ही काम करता है। तो उच्चतम बिंदु पर वेग 0 होगा, लेकिन गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होगा वह 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। अब इसके बाद हम इसके थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या दिया हुआ है? गेंद के उच्चतम बिंदु पर स्थान व समय को x बराबर 0, यानी उच्चतम बिंदु के स्थान को x बराबर 0 मान लीजिए और वहाँ पर जो समय है उसको 0 मान लीजिए। इसका मतलब समझ रहे हैं? आपसे प्रश्न में ये कहा जा रहा है कि ये जो उच्चतम बिंदु है, इस उच्चतम बिंदु से ही आप मान करके चलिए, क्योंकि प्रारंभिक स्थिति में ही समय का मान 0 होता है और यक्ष माने विस्थापन या दूरी 0 होती है। तो प्रश्न में ये कह रहा है कि यह मान करके चलिए कि गति उच्चतम बिंदु से शुरू हो रही है, तो ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर दिशा को यक्ष अक्ष की धनात्मक दिशा मानिए। और देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न में आपसे कह रहा है कि यह मान करके चलिए कि उच्चतम बिंदु पर यक्ष का मान 0 है और उच्चतम बिंदु पर समय का मान भी 0 है। तो फिर आपसे ये कहा जा रहा है और ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर की जो दिशा है इसको यक्ष अक्ष मानिए। तो गेंद की ऊपर व नीचे की ओर गति के दौरान स्थिति, और फिर आपसे कहा जा रहा है वेग व त्वरण का चिन्ह बताइए। तो अब एक बात आप ध्यान पूर्वक देखें कि स्थिति जो होती है ना, जब किसी पिंड को हम ऊपर के तरफ फेंकते हैं या ऊपर से नीचे के तरफ आता है, तो प्रश्न में कह रहा है पिंड नीचे के तरफ आ रहा है। तो जब पिंड नीचे के तरफ आएगा तो उसके द्वारा जो होने वाला विस्थापन होगा वह विस्थापन धनात्मक होगा, क्योंकि वेग बढ़ता जाएगा तो धनात्मक होगा। और फिर वेग और त्वरण का चिन्ह पूछ रहा है, तो एक बात आप ध्यान में रखे रहें कि जब पिंड ऊपर के तरफ जाता है तो वेग ऋणात्मक होता है और जब पिंड नीचे के तरफ आता है तो वेग धनात्मक होता है। और याद रखे रहिए, गुरुत्वीय त्वरण का मान जब पिंड नीचे के तरफ आएगा तो पिंड का वेग लगातार बढ़ता जाएगा, और जब पिंड का वेग लगातार बढ़ेगा तो जब वेग में वृद्धि होती है तो जो त्वरण उत्पन्न होता है वो धनात्मक होता है। यानी जब पिंड उच्चतम बिंदु से नीचे के तरफ आएगा तो उस स्थिति में गुरुत्वीय त्वरण हमेशा धनात्मक होगा। तो ये याद रखे रहिएगा कि जब पिंड नीचे के तरफ आएगा तो वेग धनात्मक होगा, ऊपर के तरफ जाएगा तो वेग ऋणात्मक होगा, और गुरुत्वीय त्वरण हमेशा धनात्मक होता है। इसको आप ध्यान में रखे रहेंगे। अब इसके बाद देखिए फोर्थ पार्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा है, किस ऊंचाई तक गेंद ऊपर जाती है। इस गेंद को जब फेंका जाता है तो यह गेंद किस ऊंचाई तक ऊपर के तरफ जाती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो जानते हैं u का मान मालूम है, v का मान है, और जब कोई पिंड ऊर्ध्व गति करता है तो गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। तो इस स्थिति में हम भी गति का जो तृतीय समीकरण है
गति के तृतीय समीकरण का हम यूज करेंगे, v स्क्वायर इजकल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh होता है। लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि पिंड ऊपर के तरफ जा रहा है, तो पिंड जब ऊपर के तरफ जाएगा तो गुरुत्वीय त्वरण ऋणात्मक होगा। तो आपसे प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि कितनी ऊंचाई तक जाएगा, यानी h की वैल्यू पूछी जा रही है। तो देखें, उच्चतम बिंदु पर वेग का मान 0 होता है और इसके बाद u का मान आपको दिया हुआ है, और u का जो मान है ये 29.4 दिया हुआ है। ये 29.4 का स्क्वायर माइनस 2, और g गुरुत्वीय त्वरण होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 h होता है। अब हम इसको बराबर के पहले ला दें तो ये जो ऋण है ये धन हो जाएगा। तो 2 इंटू 9.8h इजकल टू 29.4 का स्क्वायर। तो 29.4 का स्क्वायर कर देंगे 29.4 इंटू 29.4। अब यहाँ से h की वैल्यू आप निकालेंगे तो 29.4 इंटू 29.4 अपॉन 2 इंटू 9.8 हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो पहले तो ऊपर नीचे हम 10 से गुणा कर दें। तो देखिए, अगर ऊपर नीचे 10 से गुणा करते हैं तो ये 294 हो जाएगा और ये 98 हो जाएगा। अब हम यहाँ पर 2 से भाग दे दें, तो 2 से भाग देंगे तो देखें ये 1 होगा और 2 चौके 8 हो गया, 2 साते 14 हो गया, तो ये 187 हो गया। फिर 2 से हम चाहें तो 29.4 को भी कटा सकते हैं, और या नहीं तो यहाँ भी ऊपर नीचे 10 से अगर आप गुणा कर दें तो ये 294 हो जाएगा और 10 यहाँ आ जाएगा। फिर 2 से कटा दीजिए, तो 2 से कटा देंगे तो ये 187 हो जाएगा और ये 49 हो जाएगा। अब जरा ध्यान पूर्वक देखें, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो h इजकल टू हो जाएगा ये 187 इंटू 187 और ये हो जाएगा 49 इंटू 10। आप इसको सॉल्व करेंगे, ये लगभग 44.1 मीटर आएगा। तो प्रश्न में आपसे यही पूछा जा रहा था कि यह पिंड कितनी ऊंचाई तक जाएगा। तो यह पिंड 44.1 मीटर की ऊंचाई तक लगभग जाएगा अगर पिंड को 29.4 मीटर प्रति सेकंड की वेग से फेंका जाए। जानते हैं और इसमें क्या पूछ रहा है, कितने देर बाद खिलाड़ी के हाथ में गेंद आ जाएगी। तो देखें, जब वो गेंद यहाँ से फेंक देगा ऊपर की तरफ तो उसको जितना समय जाने में लगेगा उतना ही समय आने में लगेगा। तो पहले देखा जाए कि जाने में कितना समय लगेगा। तो जाने का समय और आने का समय दोनों के समय को जोड़ देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि वह गेंद खिलाड़ी के हाथ में कितने समय के बाद आ जाएगा। तो चलिए हम गति के प्रथम समीकरण का यूज कर दे रहे हैं, और गति का प्रथम समीकरण होता है v इजकल टू यू माइनस जी टी। तो चलिए v की वैल्यू हम रख देते हैं 0 और u का जो मान है वो 29.4 है और g की वैल्यू है 9.8 और ये हो गया t। अब इसको हम इधर लाते हैं तो 9.8t और ये हो जाएगा 29.4। अब यहाँ से t की वैल्यू हम निकालेंगे तो 29.4 बटा में 9.8 हो जाएगा, और इसको सॉल्व करने के लिए हम ऊपर नीचे 10 से गुणा कर दें तो ये दशमलव हट जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा। फिर हम यहाँ पर इस पे 2 से दोनों को कटा दें तो 2 से कटाने पर देखें क्या मिलेगा, और या नहीं तो
अगर चलिए 2 से पहले कटा देते हैं, तो 2 से कटा देंगे तो ये 49 हो जाएगा और ये हो जाएगा 187। फिर आप भाग दीजिए तो 9 3 27, ये 3 बार में कट जाएगा। 49 से इसको कटाएंगे 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार t = हो गया 3 सेकंड। मतलब यहाँ से जब खिलाड़ी गेंद को फेंक देगा तो उच्चतम बिंदु तक जाने में 3 सेकंड का समय लगेगा। तो अगर उच्चतम बिंदु तक जाने में 3 सेकंड का समय लगेगा तो वापस आने में भी तो 3 सेकंड का समय लगेगा। तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा था कि फेंकने के कितने समय बाद गेंद खिलाड़ी के हाथ में आ जाएगी। तो आने गेंद के, यहाँ लिख देंगे, गेंद के खिलाड़ी के हाथ में आने का समय, खिलाड़ी के हाथ में आने का समय, और यह समय बराबर हो जाएगा 2 × 3, क्योंकि 3 सेकंड जाने में लगेगा और 3 सेकंड आने में लगेगा। तो 2 × 3 कर देंगे तो ये हो जाएगा 6 सेकंड। यानी जब गेंद को खिलाड़ी फेंक देगा तो 6 सेकंड के बाद गेंद वापस आ जाएगा उसके हाथ में। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर 10 के जो 4 पार्ट थे, ये चारों पार्ट समाप्त होते हैं। और हमें उम्मीद है कि यह क्वेश्चन नंबर 10 आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पर भावना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और फिर रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें। और बेल आइकन को भी प्रेस करें तथा उसको ऑल पे कर दें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।